चलिए, तो आज हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि इसके पहले हमने सिंपल सेंटेंसेस का प्रत्येक नियम जो है जान लिया था कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके कैसे हम एक नया सिंपल सेंटेंस क्या है बनाते हैं। उसके कुल जितने नियम थे हमने उसका क्या है पूरा डिटेल अध्ययन कर लिया था, समझ रहे हैं। अब हम फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में क्या है जानेंगे, क्योंकि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक नया सिंपल सेंटेंस करते हैं, या फिर दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके या जोड़ करके एक नया क्या है कॉम्प्लेक्स करते हैं। तो अभी सिंपल हमने कर लिया है, अब हम क्या पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। यानी कि यह आपका अगला हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का निर्माण। ठीक है, ये हमारा हेडिंग है और इसके अंतर्गत हमें मुख्य रूप से जो जानना है वो क्या है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। ठीक है, देखिए क्या है ये कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। अब देखिए ये कोई आवश्यक नहीं है कि हर जगह दो ही वाक्य दिया हो, समझ रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। वह दो वाक्य भी हो सकता है और दो से अधिक वाक्य भी हो सकता है। इसीलिए इस बात को मैंने क्या है सबसे पहले क्या कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि यहां पे हमें मुख्य रूप से क्या पढ़ना है, यही पढ़ना है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो यहां पे सबसे पहले हमारे लिए क्या है आवश्यक हो जाता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, अर्थात सिंपल सेंटेंसेस में क्या बदलाव अगर हम कर दें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है बनते हैं। तो अब यहां पे हम सबसे पहले क्या है ये जानेंगे। तो इसी क्रम में हम ये जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है तथा शेष का मतलब एक या अधिक, समझ रहे हैं, एक या अधिक। अब सबसे पहले यहां पे हमें जान लें कि ये प्रिंसिपल क्लॉज होता क्या है। प्रिंसिपल क्लॉज समझ रहे हैं, क्लॉज का जो हिंदी होता है ये होता है उपवाक्य। क्या होता है, उपवाक्य, समझ रहे हैं। क्लॉज का मतलब क्या होता है, उपवाक्य। और प्रिंसिपल का मतलब जानते हैं मुख्य, यानी कि यह मुख्य उपवाक्य होता है। क्या होता है, मुख्य उपवाक्य होता है। और प्रिंसिपल क्लॉज हम उसे कहते हैं ऐसा क्लॉज जो अपने अर्थ को क्या है, जो अपने अर्थ को खुद ही पूरा करने की क्षमता रखता है। क्या, एक ऐसा क्लॉज जो अपने अर्थ को स्वयं पूरा कर सकता है बगैर किसी दूसरे क्लॉजेज के ऊपर निर्भर हुए, यह अकेले अपने अर्थ को क्या है पूरा कर लेता है, समझ रहे हैं। और अभी आगे हम जानेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो वहां पे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में जानेंगे। तो यहां क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब क्या, मुख्य उपवाक्य जो अपने अर्थ को स्वयं पूरा करने के लिए क्या होता है, सक्षम होता है। इसे अपने अर्थ को पूरा करने के लिए
वाक्य के दूसरे क्लॉजेज के ऊपर निर्भर होना नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं? तो ये होता है हमारा क्या, प्रिंसिपल क्लॉज। अभी जब एक हम कॉम्प्लेक्स कर लेंगे तो वहां जान लेंगे कि उनमें से कौन प्रिंसिपल क्लॉज होता है और कौन सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। समझ रहे हैं? तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल क्लॉज होता है तथा शेष यानी बाकी जो अन्य बचे हुए रहते हैं। अब वे चाहे एक हो या क्या हो, एक से अधिक हो। समझ रहे हैं? वो क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि आश्रित उपवाक्य होते हैं। अब देखिए इसका नाम ही है आश्रित उपवाक्य। तो आश्रित का मतलब क्या, आश्रय लेने वाला, इसका नाम ही। तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज ऐसे क्लॉज होते हैं जो अपने अर्थ को पूरा करने में स्वयं सक्षम नहीं होते हैं। ये अपने अर्थ को स्वयं पूरा नहीं कर सकते, अर्थात इन्हें अपने अर्थ को पूरा करने के लिए वाक्य के दूसरे क्लॉजेज, खास तौर से प्रिंसिपल क्लॉजेज के ऊपर क्या है, निर्भर होना पड़ता है। तब जाकर के इनका अर्थ क्या है, पूरा होता है। समझ रहे हैं? तो एक बार और सुन लेते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐसा क्लॉज होता है जो अपने अर्थ को स्वयं पूरा करने में क्या होता है, असक्षम होता है। इसे अपने अर्थ को पूरा करने के लिए वाक्य के प्रिंसिपल क्लॉज या दूसरे क्लॉजेज के ऊपर क्या है, निर्भर होना पड़ता है। तब जाकर के इसका अर्थ क्या है, पूरा होता है। समझ रहा है? अब देखिए, अतः दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सिंपल, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस, अतः दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस के द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय यह आवश्यक होता है कि उनमें से एक को प्रिंसिपल क्लॉज में बदलना चाहिए तथा शेष वाक्यों को या अन्य वाक्यों को सबऑर्डिनेट, क्लॉज में बदलना चाहिए। ये इसके लिए क्या है, जानने की आवश्यक बात है। क्या, एक बार पुनः हम क्या है इसका विश्लेषण कर लेते हैं शुरू से लेकर के आखिरी तक कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है, जिसके बारे में हम अभी जाने हैं। तथा शेष और बाकी जो होता है वो क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि आश्रित उपवाक्य होते हैं। अतः दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस के द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय यह आवश्यक होता है कि उनमें से एक को प्रिंसिपल क्लॉज में बदलना चाहिए तथा अन्य वाक्यों को सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या है, बदलना चाहिए। अगर
दो वाक्य दिए हैं तो उनमें से एक को प्रिंसिपल, एक को सबऑर्डिनेट, और अगर तीन वाक्य दिए हैं तो एक को प्रिंसिपल और बाकी दोनों को सबऑर्डिनेट में। समझ रहा है? कहने का मतलब है ये। तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्या है समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, और ये क्या है। अब हम यहां तो जान लिए सबऑर्डिनेट के बारे में और प्रिंसिपल क्लास के बारे में। अब हम यहां जानेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लास हमारे तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। यानी कि सबऑर्डिनेट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला है हमारा नाउन क्लास, दूसरा है हमारा एडजेक्टिव क्लास, और तीसरा है हमारा क्या? एडवर्ब क्लास। तीसरा हमारा क्या है? एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास, ये तीन हमारे क्या है? क्लासेज हैं। यानी कि सबऑर्डिनेट क्लास जो होता है तीन प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला नाउन क्लास, दूसरा एडजेक्टिव क्लास, और तीसरा एडवर्ब क्लास। समझ रहे हैं? अतः सिंपल सेंटेंसेस के द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तीन प्रकार से बनाए जाते हैं। क्या? अब हम इन्हें, जब सबऑर्डिनेट क्लास हमारा तीन प्रकार का होता है तो इससे सिद्ध क्या होता है? इससे सिद्ध यह होता है कि सिंपल सेंटेंसेस के द्वारा, समझ रहे हैं? सिंपल सेंटेंसेस के द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तीन प्रकार से बनाया जाता है। तीन प्रकार से। कैसे? नाउन क्लास के द्वारा, एडजेक्टिव क्लास के द्वारा, और एडवर्ब क्लास के द्वारा। क्यों? क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लास हमारे तीन क्या है? प्रकार के होते हैं। समझ में आ गया? अब हम हर एक का डिटेल अध्ययन करेंगे एग्जांपल के साथ। समझ रहे हैं? तो अब देखिए, पहला है हमारा नाउन क्लास। तो सबसे पहले हम नाउन क्लास को शुरू करते हैं। पहला है हमारा क्या? नाउन क्लास। ठीक है? पहला है हमारा क्या? नाउन क्लास। तो अब हम नाउन क्लास के बारे में यहां सबसे पहले जाने कि नाउन क्लास दरअसल में होता क्या है। और जब यही नहीं जानेंगे तो फिर क्या है? पढ़ने का कोई हमारा खास मतलब नहीं है। देखिए, तो नाउन क्लास जो है हमारा, नाउन क्लास वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है। इसका नाम ही है नाउन। जानते ही हैं क्या मतलब होता है? संज्ञा। यानी कि नाउन क्लास वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है। और जब नाउन क्लास के द्वारा, समझ रहे हैं, अर्थात जब नाउन क्लास के द्वारा जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है हमारा, जब नाउन क्लास के द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है तो इसका हिंदी में अर्थ ऐसे शब्द से होता है जिसका शुरुआत क से होता है। किससे होता है? क से होता है। जैसे कि क्या, कि कब, कि कहां, कि कौन, ऐसे। अर्थात इसका हिंदी में इसका अर्थ किससे होगा? क से होगा। और नाउन क्लास वाक्य में क्या है? संज्ञा का कार्य करता है। किसका? संज्ञा का। अब देखिए, नाउन क्लास का प्रयोग, नाउन क्लास का प्रयोग पांच प्रकार से किया जा सकता है। अरे क्या? केवल नाउन क्लास के द्वारा या नाउन क्लास का प्रयोग करके पांच प्रकारों से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? हम बना सकते हैं। सीधे इसके कहने का मतलब क्या है? यही है कि नाउन क्लास
जो होता है, यानी कि नाउन क्लॉज का प्रयोग 5 प्रकार से किया जा सकता है। और जब 5 प्रकार से किया जाएगा तो हर एक प्रकार में क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा ना, कुछ और बनेगा क्या? अर्थात केवल नाउन क्लॉज के द्वारा 5 प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? बनाया जा सकता है। समझ में आ गया? चलिए अब हम हर एक एग्जाम्पल का डिटेल क्या है अध्ययन करते हैं। तो यहां हमारा आ गया क्या? सेपरेट, ठीक। क्या मान लीजिए पहला वाक्य है हमारा, यू आर ए डॉक्टर, यू आर ए डॉक्टर, इट इज नोन टू ऑल, इट इज नोन टू ऑल, इट इज नोन टू ऑल। यू आर ए डॉक्टर, तुम क्या हो? डॉक्टर हो। इट इज नोन टू ऑल, ये तो सबको पता है या ये तो सबको ही जानता है, ठीक। अब देखिए तो नाउन क्लॉज के द्वारा कैसे 5 प्रकार से हम कर सकते हैं नाउन क्लॉज का प्रयोग, अर्थात नाउन क्लॉज के द्वारा किस किस तरह से 5 प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, तो हम 5 प्रकार को देखेंगे। अब देखिए, अब अगर इसे हमें कंबाइन करना है तो नाउन क्लॉज के द्वारा सबसे पहले हम इसे दैट से जोड़ लें, क्योंकि अभी आपने ऊपर पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक शर्त है कि 2 या 2 से अधिक जो दिए हुए वाक्य हैं उनमें से एक को प्रिंसिपल क्लॉज में बदलना होता है और बाकी वाक्यों को हमें सब ऑर्डिनेट क्लॉज में क्या है? बदलना होता है, ठीक। तो अब देखिए दैट यू आर ए, अगर हम इसे ऐसे कर लें, दैट यू आर ए डॉक्टर, दैट यू आर ए डॉक्टर और कामा लगा ला, इज नोन टू ऑल, इज नोन टू ऑल, दैट यू आर ए डॉक्टर इज नोन टू ऑल, कि तुम एक डॉक्टर हो। कि मैंने कहा कि नाउन क्लॉज के द्वारा जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना जाता है तो हिंदी में इसका अर्थ ऐसे शब्द से होता है जो क से शुरू होता है। क्या? दैट यू आर ए थीफ, कि तुम एक डॉक्टर हो, इज नोन टू ऑल, ये तो सब कोई जानता है या ये तो सबको पता है। क से अर्थवत नहीं हुआ। अब देखिए दरअसल में यह वाक्य ऐसे है। अब देखिए दैट यू आर ए डॉक्टर, तो दैट यू आर ए डॉक्टर हमारा क्या हुआ? ये हमारा एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज हुआ, ये हमारा क्या हुआ? एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। और ये हमारा क्या हुआ? इज नोन टू ऑल, ये हमारा क्या है? एक प्रिंसिपल क्लॉज, अर्थात दैट इज नोन टू ऑल, ये तो सबको पता है, इसका अर्थ पूरा है। और कि तुम एक डॉक्टर, कि तुम एक डॉक्टर हो, तो अब जब दैट लग गया इसके पहले तो अर्थात क्या? अब ये हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। क्या हो गया? सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। दैट यू आर ए डॉक्टर इज नोन टू ऑल, और इस तरह से हमने क्या है? इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या है? बदल लिया। तो 5 प्रकार से हो सकता है, तो यह उन 5 में से पहला प्रकार है। ऐसे भी नाउन क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? बनाया जा सकता है। तो अब क्या हो रहा है यहां देखिए, ये क्या हो रहा है? ये हमारा दैट यू आर ए डॉक्टर, और ये क्या है? हमारा वर्ब है। क्या है? वर्ब है ये। तो अब हम इसे कैसे, इसे हम दिखा सकते हैं? यह हमारा एक सब्जेक्ट के रूप में हो जा रहा है और ये वर्ब से बना हुआ है, अर्थात यहां इज है कि नहीं है? तो क्या हो जाएगा यहां पे? सब्जेक्ट टू ए वर्ब। क्या हो जाएगा? ये सब्जेक्ट टू ए वर्ब।
सब्जेक्ट टू ए वर्ब। इसी को हम बोलते हैं कि वर्ब के द्वारा एक सब्जेक्ट, वर्ब के द्वारा हमने एक सब्जेक्ट बनाते हुए नाउन क्लास का प्रयोग करके हमने यहां पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या किया है, बनाया है। समझ में आ गया? अब ये हो गया हमारा क्या, सब्जेक्ट टू ए वर्ब, यानी कि यह वर्ब है और ये कर्ता के रूप में क्या है, यहां आया है, तो क्या हो गया, सब्जेक्ट टू ए वर्ब, अर्थात वर्ब से एक क्या, कर्ता। ये नाउन क्लास का हमारा क्या है, पहला प्रकार है। क्या है, पहला प्रकार। दूसरा देखते हैं, मान लीजिए यहां दिया हो, दूसरा है, और ये क्या है, जैसे मान लीजिए यहां दिया हो कि रोहित इज ए डल बॉय। रोहित इज ए डल बॉय, रोहित एक कमजोर लड़का है, पिछड़ा लड़का है बेचारा। रोहित इज ए डल बॉय, ठीक, किसी का भी नाम हो सकता है भाई, यहां कोई, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक। तो मान लीजिए यहां एग्जांपल में किसको लाया गया, जो नाम याद आया उसे मैंने यहां लिख दिया, ठीक। तो रोहित इज ए डल बॉय, एवरी टीचर knows it। देखिए, रोहित इज ए डल बॉय, एवरी टीचर नोज इट, प्रत्येक अध्यापक इसे जानते हैं। रोहित इज ए डल बॉय, रोहित एक पिछड़ा हुआ कमजोर क्या है, लड़का है। एवरी टीचर नोज इट, प्रत्येक अध्यापक इसे जानते हैं, ठीक। अब क्या हो जाएगा, अब अगर हम इस पार्ट को पहले कर लें और इट को छोड़ दें, क्या, इट का मतलब क्या, डल बॉय, तो वो तो ऑलरेडी आ जाएगा इसमें, इस पार्ट में रहेगा ना। और साथ हम इसे ऐसे कर लें, एवरी टीचर नोज दैट रोहित इज ए डल बॉय, हो जाएगा। अब इसे हम ऐसे कर लेंगे कॉम्प्लेक्स, ठीक। चलिए, अब यहां हो जाएगा हमारा कंबाइंड हो जाएगा, क्या, एवरी टीचर knows that रोहित इज ए डल बॉय, रोहित इज ए डल बॉय। अब यहां क्या हुआ, अब देखिए, दैट रोहित इज ए डल बॉय, दैट रोहित इज ए डल बॉय, एवरी टीचर नोज, है ना। तो अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे किस ट्रिक का हमने प्रयोग किया है, नाउन क्लास का जो पांचवा, जो नाउन क्लास का प्रयोग हम 5 प्रकार से करते हैं, उसका दूसरा तरीका हमने लगा करके इसे कॉम्प्लेक्स किया है। वो क्या, नोज वर्ब है, वर्ब के द्वारा यहां क्या बन रहा है, एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, यानी कि वर्ब टू ए ऑब्जेक्ट। क्या क्या यहां, नो ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, क्योंकि वर्ब के द्वारा एक क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। यहां वर्ब के द्वारा बन रहा है एक ऑब्जेक्ट पूरा, ये भले ही ये हमारा सब ऑब्जेक्ट क्लास हुआ, लेकिन ये किसका काम कर रहा है, पूरा मिला करके एक ऑब्जेक्ट की भांति कार्य कर रहा है। और किसके द्वारा बन रहा है, नोज, एक वर्ब के द्वारा, और ये किसका ऑब्जेक्ट है, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अतः क्या होगा, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, ठीक। अब क्या हो गया, यहां पे ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, यानी वर्ब के द्वारा क्या बना है, एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक। तीसरा प्रकार है हमारा, जो हम नाउन क्लास का प्रयोग करते हैं, वो ऐसे है, क्या, I told you that yesterday. I told you that yesterday
मैंने तुमसे बीते कल ही क्या है कह दिया था, बता दिया था क्या? आई टोल्ड यू दैट यस्टरडे यू मस्ट रिले ऑन इट, यू मस्ट रिले ऑन इट। आई टोल्ड यू दैट यस्टरडे यू मस्ट रिले ऑन इट। अब क्या हो जाएगा? अब यहां पे हम अगर प्रीपोजिशन का प्रयोग कर लें, समझ रहा है, तो ये आसानी से एक हमारा बन जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज और एक बन जाएगा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। और जब एक बन जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज और एक बन जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो वो क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स बन ही गया। अर्थात कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? हो ही गया। अर्थात अगर हम इसे ऐसे कर लें, यू मस्ट रिले ऑन, यू मस्ट रिले ऑन व्हाट आई टोल्ड यू, तब दैट का कुछ मतलब नहीं बचेगा। यानी कि यू मस्ट रिले ऑन व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे, क्योंकि वहां पे बीच में हमने ऑन व्हाट का प्रयोग करके या जो व्हाट का प्रयोग करके हमने क्या है, एक को सबऑर्डिनेट कर लिया है। ऐसे हो जाएगा हमारा यू मस्ट रिले ऑन व्हाट, रिले ऑन व्हाट आई टोल्ड यू, व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे, यस्टरडे। अब मैं यहां बच्चों को एक बात बताना चाहूंगा, वो क्या कि आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि दैट का प्रयोग करके भी हम क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। व्हाट का प्रयोग करके भी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो आप इसको एक ट्रिक के रूप में याद रखेंगे। अभी लास्ट में ये सारी बातें क्या है, क्लियर हो जाएंगी जब मैं इस नियम का निष्कर्ष बताऊंगा। जब मैं इस नियम का निष्कर्ष बताऊंगा तो आपको वहां पे ये पता चलेगा कि किन किन शब्दों का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। समझ रहे हैं? यहां पे आप ये देखें कि यहां व्हाट का आवश्यकता था। जैसे आई टोल्ड यू दैट यस्टरडे, वो कुछ कहा था, तो ऑन व्हाट जो मैंने कहा था उसके आधार पर यहां ऑन व्हाट का इस्तेमाल किया गया। समझ रहे हैं? तो व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे, ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा एक बन गया सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये हमारा क्या बन गया? प्रिंसिपल क्लॉज। समझ रहे हैं? और जैसा सेंटेंस में डिमांड रहेगा, यहां पे हम ये सीख रहे हैं कि एक ही क्लॉज का प्रयोग करके हम 5 प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, बना सकते हैं। अब इन 5 में से किसी भी एक तरीके से बनाएंगे तो वहां पे हम नाउन क्लॉज का ही प्रयोग करके सिंपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं। समझ रहे हैं ये बात? अब यहां देखिए क्या हो गया, यू मस्ट रिले ऑन व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे, दैट को छोड़ देंगे। ठीक, अब यहां क्या बन गया? अब देखिए रिले ऑन है क्या? प्रीपोजिशन है। क्या है हमारा? प्रीपोजिशन। ऑन क्या है हमारा? प्रीपोजिशन। और व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे एक किस रूप में आ रहा है? एक ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है ना? और किससे बन रहा है? प्रीपोजिशन। यानी कि अब यहां क्या बन रहा है? यानी कि ऑन का प्रयोग यहां पे करके क्या है, हम सब ऑलरेडी कर रहे हैं। और ये व्हाट से लेकर के पूरा पार्ट क्या बन रहा है? एक ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया है। अर्थात ये सब का सब एक ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। तो अब क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। अर्थात प्रीपोजिशन के द्वारा एक क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। और हमने यहां भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कर लिया। क्यों? क्योंकि एक सबऑर्डिनेट है और एक क्या है? प्रिंसिपल है। समझ रहे हैं? अब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट टू ए
प्रीपोजिशन, या ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। हाँ, अरे ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि बच्चे जान लें कि ये किस किस तरीके से हम नाउन क्लॉज का प्रयोग 5 प्रकार से करते हैं। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा जा रहा है, आपके एक्स्ट्रा जानकारी के लिए लिखा जा रहा है। हालांकि आप जब बनाएंगे, आप बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चंस को हल करेंगे, ठीक है, नाउन क्लॉज के द्वारा, तो वहां ये सब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। यहां केवल समझने के लिए आप लोगों को क्या है बता दिया जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, ये हो गया। 3 प्रकार का तो हमने क्या है जान लिया, 3 प्रकारों को। अब हम और भी जान लेते हैं। चौथा है हमारा, वो क्या है, वो ये है हमारा वाक्य। जैसे मान लीजिए दिया हो कि पहला हो गया हमारा क्या, सब्जेक्ट टू ए वर्ब। दूसरा हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब हो गया। तीसरा हमारा हो गया क्या, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। और चौथा हमारा जो वाक्य है वो हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यहां दिया हो कि राम हैज फेल्ड, ठीक है। अब देखिए यहां भी जो ये नाम है, ये किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, रीता, सीता, गीता, जो भी हो, ठीक है। राम हैज फेल्ड इन द एग्जाम या एग्जामिनेशन। राम हैज फेल्ड इन द एग्जाम, ठीक। राम हैज फेल्ड इन द एग्जाम। द रीजन इज, द रीजन इज हिज केयरलेसनेस। केयरलेसनेस, ठीक। क्या, राम हैज फेल्ड इन द एग्जाम या एग्जामिनेशन, बात है कि है राम परीक्षा में क्या है, असफल हो गया है। हैज फेल्ड है तो प्रेजेंट का परफेक्ट हुआ होगा ना। तो राम जो है परीक्षा में असफल हो गया है। द रीजन इज हिज केयरलेसनेस। और कारण क्या है, द रीजन इज हिज केयरलेसनेस, बल्कि इसका कारण उसकी लापरवाही है। अन्यथा बगैर लापरवाही की कोई खेल भी होता है क्या, नहीं होता है। तो अब इसमें हमें हल्का सा टेक्निक करके, एक टेक्निक लगा करके हमें एक पार्ट को करना पड़ेगा प्रिंसिपल क्लॉज और एक पार्ट को हमें करना पड़ेगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। वो टेक्निक क्या है, वो खास तौर से इस प्रकार के जब वाक्य दिए रहते हैं तब हम वहां लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, ऐसे हो जाएगा हमारा यह वाक्य। अब देखिए क्या, द रीजन ऑफ राम्स फेलियर इन द एग्जाम इज दैट क्या, द रीजन ऑफ राम्स फेलियर, फेल्ड को हमने कर लिया फेलियर में, असफलता। द रीजन ऑफ राम्स फेलियर इन द एग्जाम इज दैट क्या, अब ही को हम सब्जेक्टिव केस में चेंज कर लेंगे। ही इज दैट ही इज केयरलेस। क्यों, क्योंकि एक क्लॉज का शर्त होता है, वो क्या, कि हर एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक फिनिट वर्ब होना चाहिए। दिस इज कंपल्सरी। अगर आपके दोनों क्लॉजेज में एक सब्जेक्ट और एक फिनिट वर्ब नहीं है तो हम उसे क्लॉज नहीं बोल सकते।
इसीलिए यहां पे क्या है, हमें हिज को इसके सब्जेक्टिव केस ही में क्या है, चेंज करना पड़ा। समझ रहा है? यहां देखिए, द रीजन ऑफ राम्स फेलर, एक सब्जेक्ट एक हिट वर्ब, एक सब्जेक्ट और एक हिट वर्ब मिल गया। अब क्या, द रीजन ऑफ राम्स फेलर इन द एग्जाम इज दैट ही इज केयरलेस, ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट, ये हमारा हो गया क्या, प्रिंसिपल। समझ रहा है? छापिए नहीं, समझिए इसको। द रीजन ऑफ राम्स फेलर इन द एग्जाम इज दैट ही इज केयरलेस। अब यहां क्या किया गया, यहां हम क्या किए, द रीजन ऑफ राम्स फेलर इन द एग्जाम इज दैट ही इज केयरलेस, तो ये हमारा किसका काम कर रहा है, एक कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। किसका, कॉम्प्लीमेंट का। तो किससे बन रहा है, वर्ब से, तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, यानी वर्ब से बना हुआ एक क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। यानी यहां हो जाएगा क्या हमारा, या यहां हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, यानी कि वर्ब से एक क्या बना है, यहां पे कॉम्प्लीमेंट बना है, भले ही वो सबऑर्डिनेट है, इन क्या किससे बना है, और किस रूप में यहां पे है ये विद्यमान, किस रूप में, एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में है, पूरक शब्द के रूप में है। पूरक शब्द के रूप में क्यों है कॉम्प्लीमेंट, हमने इसे क्यों बोला, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो ए काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट भी एक प्रकार के ऑब्जेक्ट ही होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हम वहां करते हैं जहां किसी सब्जेक्ट के विषय में बताने का जो भाव है वह अपूर्ण रहता है, और उसके लिए हम इसे प्रयोग करते हैं। क्योंकि यह कॉम्प्लीमेंट क्यों हो रहा है, इसकी पुष्टि हम ऐसे कर सकते हैं, वो ये है कि द रीजन ऑफ राम्स फेलर इन द एग्जाम, अभी इसकी पूरी बात खत्म हो रही है, इज दैट ही इज केयरलेस, अब जाकर के पूरा क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है, इसलिए क्या हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट हुआ, अर्थात ये वर्ब के द्वारा बना हुआ क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, अर्थात कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। ठीक, ये हमारा चौथा प्रकार है। और लास्ट है, हम उसका भी अध्ययन क्या है करेंगे, तो इसका अध्ययन हम क्या है, हम अपने अगले क्या है वीडियोस में कर लेंगे, और यहां तक क्या है हमने इसका डिटेल अध्ययन कर ही लिया, और आई होप आप सभी को ये पूरी बात क्या है समझ में ही आई होगी। अगर कहीं पे अगर आपके दिमाग में तनिक भी डाउट क्या है रह जाता है, तो आप क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। उसके बाद सिंगल पोस्टमार्टम के साथ नहीं, ट्रिपल पोस्टमार्टम के साथ उसका निस्तारण किया जाएगा।